Everyone, we were studying chapter 2 structure of atom. Now in today's class we are going to study about quantum mechanics model of the atom. In view of the shortcoming of the Bohr model, attempts were made to develop a more suitable and general model for atoms. जो बॉर मॉडल था उसकी लिमिटेशंस की वजह से नीड थी कि एक नया मॉडल प्रपोज किया जाए जिसके अकॉर्डिंग टू इम्पॉर्टेंट मॉडल्स को इसमें इंक्लूड किया गया था या फॉर्मुलेट किया गया था. फर्स्ट वन वाज डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड सेकंड वाज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज टू मॉडल्स. First is dual behavior of matter. The French physicist de Broglie in 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle and wave like properties. जो फ्रेंच फिजिस्ट थे de Broglie in 1924 उन्होंने क्या प्रपोज किया कि एक मैटर रेडिएशन जो एग्जिबिट करता है, जिसके अंदर से रेडिएशन निकलता है, वो डुअल बिहेवियर शो करता है. दैट इज़ कि वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है एंड वेव की तरह भी बिहेव करता है. दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन हैज़ मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ. तो जैसे हम फोटोन की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर मोमेंटम भी होता है एंड वेवलेंथ भी होती है, सेम वे में हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी मोमेंटम होता है एंड वेवलेंथ होती है. From this analogy, de Broglie give the following relation between wavelength and momentum of a material particle. तो de Broglie ने इस analogy के थ्रू, that means कि इलेक्ट्रॉन डुअल बिहेवियर शो करता है वेव की तरह भी एंड पार्टिकल की तरह भी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जो वेवलेंथ और मोमेंटम में रिलेशन शो करती है. दैट इज़ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी या फिर एच अपॉन पी. यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, पी आपको मोमेंटम डिफाइन कर रहा है. ओके, तो m क्या है, यहाँ पे मास है पार्टिकल का एंड v वेलोसिटी है. तो de Broglie's prediction was confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergoes diffraction, a phenomenon characteristics of wave. और जो de Broglie का प्रिंसिपल था उसे कंफर्म किया गया एक्सपेरिमेंटली कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके अंदर डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को भी देखा गया. और डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, एक वेव की प्रॉपर्टी है. दिस फैक्ट हैज़ बिन पुट टू यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप which is based on the wave-like behavior of electron, just as an ordinary microscope utilize the wave nature of light. तो इस फैक्ट को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया जो किस चीज़ पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जैसे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर हम वेव नेचर देखते हैं लाइट का, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस चीज़ पे बेस्ड है, वेव लाइक बिहेवियर पे. तो an electron microscope is a powerful tool in modern scientific research because it achieves a magnification of about 15 million times. और जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है इन टुडेज रिसर्च बिकॉज ये ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से 15 मिलियन टाइम्स का मैग्निफिकेशन शो करता है. इट नीड्स टू बी नोटेड that according to de Broglie, every object in motion has a wave characteristic. तो जितने भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होते हैं वो वेव की प्रॉपर्टी शो करते हैं. ये किसने कहा था, de Broglie ने. द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट दैट देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड. तो जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो भी मोमेंटम शो करेंगे, मूव करेंगे, उनके अंदर वेव प्रॉपर्टी भी होती है, बट जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी वेव प्रॉपर्टी को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली. बट इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी को डिटेक्ट कर सकते हैं. वाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, दैट इज़ 9.11 इंटू 10⁻⁻34. ये मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का. तो इतना कम मास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी को डिफाइन किया जा सकता है. रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम प्रूव दीज पॉइंट क्वान्टिटेटिवली. और जो रिजल्ट्स निकले वो इस चीज़ को प्रूफ कर रहे थे कि हाँ इलेक्ट्रॉन के अंदर भी वेव प्रॉपर्टी होती है. नेक्स्ट प्रिंसिपल था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. वर्नर हेजनबर्ग, अ जर्मन फिजिस्ट, इन 1927 स्टेटेड uncertainty principle which is the consequence of dual behavior of matter and radiation.
जो बोर ने बोला था कि कोई भी पार्टिकल मैटर की तरह भी बिहेव करता है और उसके अंदर से रेडिएशन भी निकलता है, सॉरी डे ब्रॉगली ने बोला था कि कोई भी पार्टिकल उसके अंदर से, कोई भी मैटर जो मूव करता है उसके अंदर से रेडिएशन भी निकलता है एंड वो मैटर की तरह भी बिहेव करता है। तो वर्नर हेजनबर्ग ने इसी प्रिंसिपल को यूज़ किया। इट स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वर्नर हेजनबर्ग ने क्या बोला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम पे आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बता सकते हो और मोमेंटम भी बता सकते हो। एक एग्जैक्ट टाइम पे आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम नहीं बता सकते हो। तो मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज एन इक्वेशन। तो आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि डेल एक्स क्रॉस डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये क्या बता रहा है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को बता रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम को एक ही टाइम पे नहीं बता सकते हैं। where del x is the uncertainty in position and del px is the uncertainty in momentum। del x क्या है? पोजीशन की अनसर्टेनिटी है and del px क्या है? मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है। if the position of electron is known with high degree of accuracy then the velocity of electron will be uncertain। अगर हम बात करें पोजीशन की, अगर हमें पोजीशन पता है तो उसकी वेलोसिटी को हम नहीं बता सकते। ओके तो on the other hand, if the velocity of electron is known precisely, then the position of electron will be uncertain। अगर हमें velocity पता है या फिर पता लगा सकते हैं तो हम उसकी position नहीं बता सकते। Thus, if we carry out some physical measurement on the electron's position or velocity, the outcome will always be depict a fuzzy or blur picture। तो अगर हम कोशिश भी करें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ बताने की, तो जो हमें इमेज मिलेगी, दैट मीन्स कि हमें रिजल्ट मिलेगा, वो बिल्कुल ब्लर होगा। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं इस अनसर्टेनिटी हेजनबर्ग के प्रिंसिपल को समझने के लिए। सपोज you are asked to measure the thickness of a sheet of a paper with an unmarked matchstick। अगर आपको बोला जाए कि आपको एक शीट यानी कि पेपर की जो शीट है उसकी थिकनेस आपको पता लगानी है बाय यूजिंग एन अनमार्क्ड मीटर स्टिक दे दिया है बट वो अनमार्क्ड है, तो ऑब्वियसली द रिजल्ट ऑब्टेन वुड बी एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट एंड मीनिंगलेस। तो जो रिजल्ट आप दोगे वो मीनिंगलेस होगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट तो कर ही नहीं पाओगे। तो in order to obtain any accuracy, you should use an instrument graduated in units smaller than the thickness of a sheet of paper। तो अगर आपको एक्चुअल में एक्यूरेसी चाहिए अपने मेजरमेंट में तो आपको ऐसा मीटर स्केल यूज़ करना पड़ेगा जिसका जो मेजरमेंट है वो शीट की थिकनेस से भी कम का हो, तभी आप मेजर कर सकते हो, राइट। एनालॉगसली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता लगाना चाहते हो, वी मस्ट यूज अ मीटर स्टिक कैलिब्रेटेड इन यूनिट ऑफ स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें ऐसा मीटर स्टिक यूज़ करना है जिसकी यूनिट्स स्मॉलर हो इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन से, ठीक है। टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन वी कैन इल्यूमिनेट इट विद लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए हम उसे लाइट के कांटेक्ट में रखते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कांटेक्ट में रखते हैं। द लाइट यूज्ड मस्ट हैव अ वेवलेंथ स्मॉलर देन द डायमेंशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ या इलेक्ट्रॉन की डायमेंशन से कम होनी चाहिए। The high momentum photon of such light would change the energy of electron by collision। अगर हम ज़्यादा हाई वेवलेंथ को यूज़ करते हैं तो वो फोटोन को एनर्जी दे देगा और फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होकर उसकी पोजीशन को चेंज कर देगा। इन दिस प्रोसेस वी नो डाउट वुड एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इस पोजीशन में हम इस एक्सपेरिमेंट में हम पोजीशन तो पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, बट हम वेलोसिटी को नहीं पता लगा सकते आफ्टर द कोलाइजन विद द प्रोटॉन। जब वो प्रोटॉन के साथ कोलाइड होगा उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी हम उसे नहीं पता लगा सकते।
सो नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या सिग्निफिकेंस है इस हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट it rules out existence of definite path or trajectories of electron and other similar particles. इन्होंने क्या बताया कि जो definite path था या फिर इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेजेक्ट्री थी उसे आप पता लगा सकते हो. ओके, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी एट वेरियस मूवमेंट. अलग अलग टाइम पे जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है और वेलोसिटी होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं. इफ वी नो वेयर अ बॉडी इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट एंड इफ वी ऑल्सो नो इट्स वेलोसिटी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट at that instant we can tell where the body would be sometime later. तो अगर हमें पता हो कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, तो हम ये एक्चुअल में पता लगा सकते हैं कि थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, राइट? तो वी देयरफॉर कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी फिक्स इट्स ट्रेजेक्ट्री. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे एंड उसकी velocity पे. Since for a subatomic object such as an electron, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, it is not possible simultaneously to determine the position and velocity at any given instant to an arbitrary degree of precision. तो हम प्रिसीजन के साथ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ पता नहीं लगा सकते. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टॉक ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो जब हम पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं पता लगा सकते तो हम इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री भी नहीं बता सकते. द इफेक्ट ऑफ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. तो ये जो हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये किस चीज़ पे डिपेंड है? मोशन. जो पर्टिकुलर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी कि स्मॉलर मास वाले जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मोशन पे ये अप्लाई होता है, बट हम उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं. इफ़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास से अबाउट अ मिलीग्राम, अगर हम मिलीग्राम यानी कि 10⁻⁻6 kg के मास की बात करें ऑब्जेक्ट की, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास डेल वी और डेल एक्स की वैल्यू आती है 10⁻28 पर मीटर स्क्वायर सेकेंड. कितनी स्मॉलर वैल्यू है 10⁻28? द वैल्यू ऑफ डेल वी डेल एक्स ऑब्टेन इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इज इनसिग्निफिकेंट. मेजर करना तो पॉसिबल ही नहीं है 10⁻28 को. कौन सा स्केल लेकर आएंगे आप? और डेल वी और डेल एक्स क्या है? बहुत ही ज़्यादा कम आया है. देयरफॉर वन में से दैट इन डीलिंग विद मिलीग्राम साइज और हैवियर ऑब्जेक्ट द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज आर हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंस. तो अगर हम बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करें या ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो उनका जो रिजल्ट निकलेगा डेल वी और डेल एक्स का, वो क्या निकलेगा? रियल नहीं निकलेगा. हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंस, बिल्कुल भी आप रियल वैल्यू नहीं बता सकते हैं. तो इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन ऑन द अदर हैंड, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसका मास बहुत ही कम होता है 9.1 इंटू 10⁻34, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो डेल वी और डेल एक्स ऑब्टेन्ड इज मच लार्जर. तो हमें वैल्यू ज़्यादा मिलेगी डेल वी और डेल एक्स की. एंड सच अनसर्टेनिटीज आर ऑफ रियल कॉन्सिक्वेंस, और वो वैल्यूज़ क्या होंगी? रियल कॉन्सिक्वेंस के अंदर होंगी. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन इलेक्ट्रॉन हुज मास इज 9.11 इंटू 11 इंटू 10⁻31 kg अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के ऊपर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं. दैट मीन्स हमने मास लिया है इलेक्ट्रॉन का जो है 9.11 इंटू 10⁻31 kg. तो डेल वी और डेल एक्स की वैल्यू अगर हमने निकाली है तो वो निकली 10⁻4 ओनली per meter square into second. It therefore means that if one tries to find the exact location of the electron, say to an uncertainty of only 10⁻8 meter, then the uncertainty del v in velocity would be, which is so large. तो del x और del v की जो वैल्यू मिली हमें बहुत लार्ज मिली 10⁻4 या -6.
दैट द क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन बॉस ऑर्बिट कैन नॉट होल्ड गुड। तो जो एक्चुअल में बोर ने जो इमेज बताई थी कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इट देयरफॉर मीन्स दैट द प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जो हम प्रिसीजन बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का और पोजीशन का, उसे हम प्रोबेबिलिटी के अंदर ले लेते हैं। दैट द इलेक्ट्रॉन हैज़ एट अ गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम, यानी कि जो पोजीशन और मोमेंटम है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो हम प्रोबेबिलिटी के अंदर ले लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि वो इस तरीके से मूव कर रहा है, ओके, या फिर उसकी वेलोसिटी ये है। दिस इज व्हाट हैपन इन द क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम, जो क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल के अंदर डिफाइन किया गया है।